भाई कैसा आदमी है यार ये। अच्छा हुआ मतलब ये अमेरिका में है, भारत में होता तो नंगा दौड़ा लिया जाता। ये आदमी बहुत दोगला है। वैसे हर परिवार में इस तरीके का आदमी होता है कि नहीं? हर परिवार में जिसको आता जाता कुछ नहीं है और बनेगा इसे कि भैया पूरे यूनिवर्स क्या सारी गैलेक्सी हम ही कंट्रोल कर रहे हैं, परिवार की क्या ही बात है। ये आदमी अमेरिका का प्रेसिडेंट चाइना में जाके बोल रहा है कि अरे यार ताइवान जाए भाड़ में, ताइवान की ऐसी की तैसी, ताइवान बहुत दूर है, उतनी दूर हम नहीं चल पाएंगे, बुढ़े हो गए, कमर दर्द होने लगी है। आज मैं आपको बताने वाला हूं एक बहुत ही अनकंफर्टेबल ट्रुथ, और मैं आपको जियोपॉलिटिक्स की बहुत सारी परतें खोलते हुए दिखाऊंगा। मतलब मैं खोलूंगा, जाहिर सी बात है। और इसमें हम सबसे पहले ये ट्रम्प की बात करेंगे। ये क्या बोल रहा है? ताइवान को खड़े खड़े हार्ट अटैक आ गया है। ठीक है, खड़े खड़े। उनकी कौन प्रेसिडेंट? शायद साई इंग वेन है ना, अब थोड़ा चेक कर लीजिएगा। लेकिन उनके लीडर्स ना, वो बैठे बैठे उनकी बैंड बज गई है और उनको लग रहा है कि अब हम अकेले, अब हमको कोई नहीं आएगा, ममता बनर्जी से कांटेक्ट करो, वहीं आएंगे हमको बचाने। अंगेन घात्रम नहीं, हम्बा हम्बा, सॉरी। तो हम हैं अकेले, मजा आ रहा है कसम से, जापान से कांटेक्ट करो। क्योंकि ताइवान इस एक स्टेटमेंट ने, और जो चाइना के साथ ट्रंप कर रहे हैं इस समय, पूरे ताइवान की नींदें उड़ा दी हैं। ताइवान कैसे अपने आप को डिफेंड कर सकता है, हिस्ट्री थोड़ा सा हम देखेंगे कि आखिरकार अमेरिका और अमेरिका ताइवान का जो रिलेशन है, कब अमेरिका ने ताइवान को प्रोटेक्शन दी, ये सारी चीज़ों पर हम नज़र डालेंगे। मज़ा आ जाएगा दोस्तों, ये आखिरी तक लेक्चर सुनिएगा। अबे सब्सक्राइब करो बे, सब्सक्राइब क्यों नहीं करते हो? और उसके बाद ये बहुत ही शानदार पॉर्न एडिक्शन का कोर्स, अगर आपको एडिक्शन है तो आप इस कोर्स में ज्वाइन करें। 75 डेज और 100 डेज की सक्सेस के बाद हम ये 50 डेज एडवांस चैलेंज आपके लिए लेके आए हैं। तो डिस्क्रिप्शन कमेंट बॉक्स में लिंक है। तो बात ये है कि देखिए, ये बोल रहे हैं कि 9-10 हज़ार मील दूर है ताइवान, तो हम यार ना इसको अब डिफेंड नहीं करने वाले। बहुत दूर है, मुश्किल है हमारे लिए। लगभग कितना हो गया, 9.5 मतलब 16-17 हज़ार किलोमीटर है। और हम भाई आइलैंड है यार, छोटा छोटा। देखिए ताइवान, क्यों ताइवान ने तबाही मचा डाली है। वो छोटा सा आइलैंड सेमीकंडक्टर का हब बन गया है, पूरी दुनिया को कंट्रोल कर रहा है ससुरा। और वो एक ऐसी जगह पर बैठा है जहां पे सारा ट्रेड पास होता है, और वो इंपॉर्टेंट है जापान और जितने भी साउथ ईस्ट एशियन नेशंस हैं इंक्लूडिंग इंडिया, इन सब के लिए। साउथ, हालांकि भारत तो साउथ एशिया में आता है। तो डोनाल्ड ट्रंप ने बोला कि देखिए चाइना एक मासिव मिलिट्री पावर है और आप बहुत ही ताकतवर हैं सर, और साहब आप बिल्कुल चिंता मत करें, ताइवान के इशू में अपन बोलेगा ही नहीं, बिल्कुल कुछ नहीं बोलने का, रिस्क लेने का ही नहीं अपन को। तो अपन एकदम दूर, अमेरिका तो बहुत दूर, ज्योग्राफिकली वी आर वेरी फार अवे। शी जिनपिंग खुश, वाह मोदी जी वाह। और ताइवान उनकी लग गई, ताइवान की लंका लग गई। अब ताइवान भाई सब सोच रहे होंगे कि भाई क्या किया जाए, क्या मिलिट्री हमको अपने आप को एक्सपैंड करें। ताइवान न्यूक्लियर वेपन भी बना सकता है। अभी मैं बताऊंगा 1970s की न्यूक्लियर क्राइसिस क्या थी। ठीक है, ताइवान बहुत एडवांस है भाई, जापान के टक्कर का है वो। आप ताइवान को हल्का फुल्का ना समझे, चाइना से ज़्यादा एडवांस है। छोटा सा पिद्दी सा देश, देश भी नहीं है वो, कोई उसको रिकॉग्नाइज भी नहीं करता है, पता नहीं क्या है वो, लेकिन उसने सबकी गर्दन पकड़ के रखी हुई है ना। तो अगर वो अपनी पे आ गया, पॉर्क्यूपाइन स्ट्रैटेजी अपनाएगा, वो क्या होती है अभी हम थोड़ी देर में बात करेंगे। तो इसीलिए डोनाल्ड ट्रंप ने रियलिटी दिखा दी कि ये हमारी मिलिट्री रियलिटी है। और देखिए चाइना बहुत खुश है, मुझे लगता है, जैसा मैंने अभी इससे पहले मैंने लेक्चर में आपको बताया था कि ईरान पर हमला करने वाले हैं, और उसके लिए चाइना ने जो मांगा इन्होंने दे दिया है कि तुम ताइवान के इशू में बिल्कुल दूर रहो। बोला हाँ ठीक है। चाइना भाई मिलिट्री ड्रिल से बढ़ा सकता है, चाइना हमला डायरेक्ट नहीं कर सकता, लेकिन उसको क्या कहते हैं, घेर सकता है। और ऐसा पहले 1954 में चाइना ने किया, 1958 में चाइना ने किया, पहले भी ऐसा किया। और अभी जब नैन्सी पेलोसी आई थी, ठीक है, तो नैन्सी पेलोसी की समय भी चाइना ने यही किया था कि ताइवान को घेर लिया था। सो ट्रंप का ये साफ साफ बोलना है कि वी आर नॉट विलिंग टू डिफेंड ताइवान एट एनी कॉस्ट। ठीक है, सो ताइवान इज ऑन इट्स ओन। अब ऐसा ज़रूरी नहीं है, क्योंकि देखिए डोनाल्ड ट्रंप का कहना है, ऑफिशियल पॉलिसी ऐसी है नहीं अमेरिका की। ऑफिशियल पॉलिसी यही कि जब तक सूरज चांद रहेगा ताइवान तेरा नाम रहेगा, हम आएंगे, ठीक है, हम तुमको बचाएंगे, तुम्हारे पापा जिंदा हैं अभी। तो ट्रंप शी जिनपिंग की जो मीटिंग हुई है उसमें ताइवान का सबसे बड़ा स्टिकिंग पॉइंट था। और शी जिनपिंग ने तो बोल दिया कि बेटा थ्यूसाइडस
ट्रैप में मत फंसना, ठीक है, वरना युद्ध हो जाएगा, फिर हमसे कुछ मत कहना, राइट। अब दोस्तों यहां पे हो सकता है स्टेटस को कंटिन्यू रहे, जो है सो है, निकल गए बोल के, बट चाइना को मिल गया है एक हथियार पूरी दुनिया में। ताइवान को किसी ने रिकॉग्नाइज तो किया नहीं है, भारत भी नहीं करता, अमेरिका भी नहीं करता, कितना भी बोले, लेकिन अमेरिका ने ताइवान को एज अ कंट्री नहीं माना है। देखिए शुरुआत होती है हिस्टोरिकली, ताइवान चाइना के ही पास था, लेट्स बी वेरी ऑनेस्ट। चिंग डायनेस्टी आई, 1911 में आ गया रेवोल्यूशन। सन यात सेन बढ़िया डॉक्टर आदमी, उन्होंने बोला ये पागल है, ठीक है, इनको हटाओ, और रातों रात रेवोल्यूशन आ गया। लोग परेशान थे, हार से थक गए थे, वेस्टर्न पावर्स अंदर तक घुस गए थे, पूरा चाइना डिवाइडेड था और गैंग्स चलाते थे, गुंडे चलाते थे, ठीक है, हालात बहुत खराब थी, सब के सब भिखारी, आप ऐसा समझ सकते हो। उस समय सन यात सेन ने बोला डेमोक्रेसी लाएंगे, सोशलिज्म लाएंगे, 4 पिलर्स उन्होंने बनाए बेसिकली, कि ऐसे हम चाइना को जो है वो आगे बढ़ाएंगे। उसके बाद हम ये देखते हैं कि उसी दौरान माओ जेडोंग भाई छोटे से गांव में पैदा हुए, शादी कर दी, वो भाग गए, बहुत बढ़िया कहानी है उनकी भी, ठीक है, आज तक उन्होंने दांत नहीं मांजे। और उनकी एक फिजिशियन है रही थी, उन्होंने किताब लिखी है, सेक्स लाइफ कितनी खतरनाक थी माओ जेडोंग की, ठीक है, मतलब जितने भी ये बड़े लीडर्स हैं ना बहुत अय्याश होते हैं। तो अब क्या है कि भाई चियांग काइशेक जो कि प्रोडिजी थे सन यात सेन के, तो सन यात सेन ने बोला कि देखो हमको एक नए चीन को बनाना है। लेकिन उसी दौरान 10 साल बाद रेवोल्यूशन के कम्युनिस्ट पार्टी बन जाती है, और 1917 में जब रशिया में रेवोल्यूशन आया, पहला कम्युनिस्ट कंट्री बना सोवियत, उसके बाद हर जगह कम्युनिज्म फैलने लगा। 1921 में चाइना में भी कम्युनिज्म आ गया, माओ जेडोंग ने इसको ज्वाइन किया, लेकिन इतना आसान नहीं था, क्योंकि इससे पहले सन यात सेन एक कौमिंटांग पार्टी बना चुके थे। अब ये जो कौमिंटांग पार्टी है, मजा आया, और ये मजा मैं सबको देना चाहता हूं। सन यात सेन की मौत हो जाती है 8-9 साल बाद। उसके बाद चियांग काइशेक इस पार्टी को संभालते हैं। चियांग काइशेक ने बोला कि पहले तो सबको जो गुंडे हैं उनको मारो, ग्रीन गैंग्स करके फेमस थे, 1920 से लेकर 30 तक एक साइड से मारना चियांग काइशेक ने शुरू किया, ऊपर से नॉर्थ से शुरू किया, मारते गए, जितने भी छोटे छोटे गैंग्स थे सब एक तरीके से यूनाइट कर दिया चियांग काइशेक ने चाइना को। उसके बाद माओ जेडोंग, अब इसको छोड़ो उसको पकड़ो, इनको खत्म कर दिया, अभी कम्युनिज्म वालों को मारो। अब भैया हुआ कत्लेआम, कम्युनिस्टों को मार, ढूंढा किधर गया साला, पकड़ के लाओ, ये गुफा में छुपे हैं, चाहे जिसकी जहां पे भी छुपे हैं, इनको पकड़ो, काटो, निकलो। तो ऐसा सट सर कटने लगे। तब यहां पे जितने भी कम्युनिस्ट लीडर्स थे उन्होंने बोला भाई बच के जाना पड़ेगा, कहां जाएं, जियांगजी की पहाड़ियां चलते हैं, नॉर्दर्न चाइना में जो है लॉन्ग मार्च। आज भी अगर आप चाइना के जितने भी रॉकेट्स देखिए सैटेलाइट, तो लॉन्ग मार्च उनका नाम होता है। क्यों? क्योंकि ये लॉन्ग मार्च ये हिस्टोरिक पॉइंट है कम्युनिज्म का चाइना में। अगर ये लोग 3,500 हजार किलोमीटर ट्रैवल ना करते तो आज कम्युनिज्म चाइना में जिंदा ही नहीं होता। ये बच के किसी तरीके से निकले और फिर जियांगजी की पहाड़ी में पहुंचे, फिर उसके बाद जापान चाइना पर अटैक कर देता है, तो कम्युनिस्ट और चियांग काइशेक साथ में आ जाते हैं। शॉर्ट में थोड़ा सा समझा रहा हूं। वर्ल्ड वॉर 1937 में होता है ये, रेप्स ऑफ नैनकिंग के बाद 1945, फिर 1939 में वर्ल्ड वॉर 2 शुरू हो जाता है, फिर दोनों साथ में आ जाते हैं, दोनों साथ में ही लड़ते हैं। चियांग काइशेक और माओ जेडोंग बोलते हैं, काम करते हैं कि अभी हम आपस में जुड़ के लड़ते हैं, पहले एक्सटर्नल थ्रेट से समझते हैं, जापान हमारा मेन दुश्मन है, पहले उसको मारते हैं, बाद में देख लेंगे। ओके, 1945 में वर्ल्ड वॉर 2 खत्म होता है, 1945 से लेकर 49 तक सिविल वॉर होती है चाइना में। अब इसमें कौमिंटांग यानी कि चियांग काइशेक और माओ जेडोंग साथ में बढ़ जाते हैं। अब चियांग काइशेक को लगता है कि खरगोश और वो कछुए वाली कहानी, उनको लगता है कि अपुन को कौन, अबे मैं इधर का जयकान शिकरे, ठीक है, अपुनिच भगवान है। लेकिन उनको पता नहीं कि सोवियत पीछे से कम्युनिस्ट भाई चाइना को मदद दे रहा है ना। कोरिया जो है वो धीमे धीमे चाइना को मदद दे रहा है, सिंगमन री ऐसी की तैसी कर दी यहाँ पे। और जितने भी छोटे छोटे पावर्स थे जिनका इंटरेस्ट था वो सब ये कम्युनिस्टों को मदद, खेल खत्म हो गया। किसी ने नहीं सोचा था दोस्तों, नेवर एवर थॉट कि चियांग काइशेक हार जाएंगे। कम्युनिस्टों ने 1949 में तिएननमेन से कम्युनिज्म का लाल झंडा फहरा दिया और ये भागे सबके सब। कहाँ भागे? बगल में ताइवान है। ये सब ने, जितने भी चियांग काइशेक और उनके सब कौमिंटांग वाले, उन्होंने ताइवान में शरण ली। अब उसके बाद अमेरिका की एंट्री शुरू होती है। अमेरिका ने बोला ओ माय गॉड, ये क्या हो गया भाई, ये तो क्या ऐसे तो नहीं हो सकता, कम्युनिज्म फैलने लगेगा पूरी दुनिया में, हम कहाँ जाएंगे, खतरा बढ़ने लगा था। तो अमेरिका ने बोला सबसे पहले ताइवान को बचाओ। चाइना ने बोला ताइवान हमारा है, वन चाइना पॉलिसी। 1954 में पहली बार जो है वो ताइवान के ऊपर जो है वो हमला होता है ना, और चाइना हमला करता है।
तुरंत अमेरिका हेनरी एस ट्रूमैन कहते हैं कि अरे चिंता मत करो, ताइवान हमारे हैं, ट्रीटी साइन कर लेते हैं ताइवान से, ठीक है, कि तुम पे हमला हम पे हमला, मारेंगे सालों को, देखते हैं कौन आता है तुम्हारे पास। ताइवान कहता शुक्रिया साहब। तो जितने भी अमेरिका के नेवल शिप्स हैं वहाँ पे बैठ गए। चाइना को लगा बे यार ये ऐसे सर खुजा रहे थे माओ से तुंग, यार ये क्या बदतमीजी है, ये काहे अमेरिका काहे कूद गया यार, अमेरिका का क्या इसमें इंटरेस्ट है। बट सब समझ ही गए थे कि वो कम्युनिस्टों को वो नहीं चाहते हैं कि एक तरीके से कम्युनिज्म यहाँ पे फैले। 4 साल बाद 1958 में एक और जो है वो कोशिश की जाती है चाइना द्वारा, बट अगेन यहाँ पे अमेरिका फिर से आता है। जो चाइना क्या कहता है ना, बहुत सारे शिप्स को बंदी बना लेते हैं ताइवान के, वो एस्कॉर्ट करता है अमेरिका, और वहाँ से साफ हो जाता है चाइना को कि भाई अमेरिका ताइवान को ऐसे नहीं छोड़ेगा। इंडो पैसिफिक पॉलिसी इनके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। लेकिन अमेरिका 1979 में जब मतलब देखिए रिचर्ड निक्सन 1972 में जाते हैं बीजिंग, वहाँ से चीज़ें बदल जाती हैं। अमेरिका बीजिंग को रिकॉग्नाइज करता है, ताइवान को रिकॉग्नाइज नहीं करता है, तो ताइवान वाले टेंशन में, और 1970s में ही चियांग काई शेक की मौत हो जाती है। वहाँ पे भी डिक्टेटरशिप लंबे समय तक रहती है, बाद में 1990s में डेमोक्रेसी आ जाती है, वो एक अलग कहानी, मैंने उसमें चियांग काई शेक और सबकी कहानी मैंने ताइवान की कई बार बताई है। तो अब क्या है कि 1979 में भाई जैसे ही यहाँ पे अमेरिका ने बीजिंग को रिकॉग्नाइज किया कि असली चाइना तो भैया ये है, ताइवान नहीं है, ठीक है, क्योंकि सवाल था ना असली चाइना है कौन। ताइवान भी बोलता है कि अरे वन चाइना, अबे चाइना हमारा है, और चाइना कहते ताइवान हमारा है। अब वही हाथी चींटी की बात है, चींटी बोल रही औकात में रहो, वरना मर्द हमारे यहाँ भी है, हाथी से बोल रही है, वही हिसाब किताब है ताइवान का। तो अब क्या है कि 1979 में जब ये हुआ तो भाई ताइवान ने सर पकड़ लिया। बट अमेरिका ने बोले देखो ताइवान चिंता मत करो, उसको लॉलीपॉप दी है, तुमको भी हम एक टॉफ़ी दे देंगे। तो ताइवान अमेरिका रिलेशंस एक्ट जो है 1979 में ये साइन करता है अमेरिका ताइवान के साथ। अब इसमें अमेरिका कहता है कि देखिए हम तुमको डिफेंसिव वेपन्स देंगे, है ना, हम तुमको परेशान मत हो, तुमको हम ऐसे हथियार दे देंगे कि तुम अपनी रक्षा कर सकते हो, तुम कभी भी तुम्हारे ऊपर हमला हो हम आएंगे तुमको बचाने। लेकिन श्योरिटी नहीं है, कोई भी कानून में ये नहीं लिखा है, ना ही ताइवान नेटो का मेंबर है, कि अगर ताइवान पर हमला होगा तो अमेरिका बचाने आएगा। ये सब सुनी सुनाई बातें हैं यार, ये भी मैं आपको बता दूं। बट ताइवान, अमेरिका ने भर भर के इन्वेस्ट करके रखा है ताइवान में। ताइवान इज टू बिग टू लूज, आप ऐसा कर सकते हो। उसके बाद अमेरिका ने बोला कि देखो चाइना जो है तुमको कभी इन्वेड नहीं करेगा, हम चाइना पर हमला करेंगे, ये हमारी जिम्मेदारी है, तुम टेक्नोलॉजी अपना बढ़ाओ। तो चाइना को भी ये पता चल गया कि भाई बहुत मुश्किल है और अमेरिका से भिड़ना इस समय हमारे बस की बात नहीं है, क्योंकि उस समय चाइना बहुत वीक था, बहुत वीक। चाइना की असली पावर 2010 के बाद आई है, ठीक है, 19 जब डेन ज़ाओपिंग आए थे 1978 में, वरना चाइना हार ही जाता। 1962 के बाद भारत से 6 बार भिड़ा है चाइना, 6 बार हारा है, ये कोई नहीं बताता। इन्फॉर्मेशन वॉरफेयर ऐसा रहा है, क्या करें, हमको तो अपनी हार की कहानियाँ बताई गई हैं, जीत की कहानी तो हम कभी सुनते नहीं है, है ना। तो अमेरिका जो है वो वेपन सप्लाई, खूब हथियार दिया, ठीक है, और अभी भी अमेरिका के थार्ड सिस्टम हो गए, पेट्रियट सिस्टम हो गए, वो सब साउथ ईस्ट नेशन, और सबसे ज़्यादा वो ताइवान में तैनात है। रेडार सिस्टम हो गया, मिसाइल्स हो गया, एंटीशिप वेपन्स हो गया। अमेरिका की नेवी वहाँ पे प्रेजेंस है। साउथ चाइना सी जो चाइना कहता है वो हमारा है, वो लगातार अमेरिका की नेवी वहाँ पे गश्त लगाती रहती है। ताइवान स्ट्रेट बहुत इंपॉर्टेंट है, ये जो स्ट्रेट है ना, साउथ ईस्ट एशिया का पूरा ट्रेड यहाँ से होता है, ठीक है। उसके बाद रीजनल अलायंस है। देखिए अगर मान लीजिए ऐसा कुछ होता है तो बहुत बुरा हो जाएगा। देखिए ताइवान इज़ वेरी हार्डर देन यूक्रेन, ताइवान एक आइलैंड है, तो चाइना को ताइवान में जाना इतना आसान नहीं है उनके लिए, उनको एयर ड्रॉप करना पड़ेगा। आप समझ रहे हो, देखिए आप ऐसा समझिए कि एक आइलैंड है और आपको सामने दिख रहा है कि प्लेन आ रहे हैं, सोल्जर आ रहे हैं, यहाँ से एक छोटी सी दिवाली की बंदूक को तो निशान लग जाए, पिचकारी से निशाना लग जाए, उनके पास तो मिसाइलें हैं। तो इसीलिए यहाँ कोई ग्राउंड नहीं है, ताइवान जो है वो समुद्र से घिरा हुआ है, और आपको नेवल सुपीरियोरिटी जो अभी उतनी नहीं है, आपकी एयर सुपीरियोरिटी इन सब में काम करना पड़ेगा। और इसीलिए अभी रशिया भी खबर आई थी दोस्तों पिछले साल की, रशिया चाइना के पायलट्स को ट्रेन कर रहा है कि किस तरीके से, क्योंकि रशिया ने इस तरीके के ऑपरेशंस किए हैं, आप ताइवान में ऑपरेशन चला सकते हो, ठीक है। तो ताइवान स्ट्रेट क्राइसिस 1954 और सेकेंड क्राइसिस 1958, 2 ही बार अमेरिका ने ताइवान को बचाया है, और तब चाइना को ये पता चल गया कि अमेरिका टांग अड़ाएगा तो बेटर है। तो इसीलिए अमेरिका से रिश्ते अच्छे करो और अमेरिका को ताइवान के मुद्दे पर समझाओ। और डोनाल्ड ट्रंप वही पॉलिसी की, अगर कोई ताइवान और चाइना के बीच में खड़ा है वो है अमेरिका, उसको हटाओ किसी तरीके से और जो मांगे उसको दो, सिंपल। तो ट्रंप इस बार बार्गेनिंग पावर लेके गए हैं कि ठीक है हम ताइवान की बात नहीं करेंगे, बदले में जब हम ईरान पे हमला करेंगे तो आप भी कुछ नहीं करेंगे, यही हुआ होगा, राइट। लेकिन अब बहुत देर हो चुकी है, अब ताइवान पे हमला करना इतना आसान है नहीं।
ताइवान और चाइना, देखिए हमला चाइना भी नहीं करना चाहता, चाइना हमेशा कहता है कि पीसफुल यूनिफिकेशन होगा, प्यार से, है ना, सहला के जो है हम मारेंगे आपको, तो पीसफुल यूनिफिकेशन करेंगे, प्यार से आएंगे आपके और आपके घर में बैठ जाएंगे। युद्ध बड़ा मुश्किल पड़ जाएगा चाइना के लिए भी, चाइना भी एक इकोनॉमिक पावर है, वो नहीं चाहेगा कि बहुत कुछ, क्योंकि वॉर में यार बड़ी दिक्कतें होती हैं और ताइवान को हराना जो है वो इसलिए बहुत मुश्किल है क्योंकि सेमीकंडक्टर डोमिनेंस, पूरी दुनिया का भत्ता बैठ जाएगा, पूरी दुनिया बैठ जाएगी, सेमीकंडक्टर सारे, और चाइना ने खुद भर भर के ताइवान में इन्वेस्ट करके रखा हुआ है, गजब का इन्वेस्टमेंट है वहाँ पे। और याद रखिए अगर अमेरिका ताइवान को छोड़ेगा तो जापान, साउथ कोरिया, साउथ ईस्ट एशियन बोलेगा भाई निकलो, वैसे भी साउथ कोरिया से थर्ड सिस्टम तो, और अब तो नॉर्थ कोरिया ने भी अपना कानून बदल दिया है कि अगर तुमने गोलू मोलू किम जोंग उन को मारा तो हम न्यूक्लियर मार देंगे, ये बातें बोली गई हैं। ओके, अब अगर मान लीजिए कि अमेरिका छोड़ के जाता है तो ताइवान क्या करेगा, सुनिए, पॉर्क्यूपाइन स्ट्रैटेजी। पॉर्क्यूपाइन पता है ना कौन होता है, शेर का दुश्मन। शेर कितना भी जंगल का राजा हो पॉर्क्यूपाइन से डरता है। शेर, पॉर्क्यूपाइन हमला नहीं करता, वो डिफेंसिव हो जाता है, बट उसके डिफेंस में होते हैं कांटे, और जैसे ही उसके पास कोई पैर कर रखेगा, पॉर्क्यूपाइन नहीं मरेगा, वो अगला इंसान मर जाएगा, ठीक है, वो कांटे घुस जाते हैं। तो यही स्ट्रैटेजी जो है वो ताइवान को कुछ कर, ताइवान को लड़ना ही नहीं, ताइवान को पॉर्क्यूपाइन बनना है। एंटी शिप मिसाइल लगा देगा वो, ड्रोन्स लगा देगा वो, सी माइंस लगा देगा वो, आ जाओ बेटा लड़ लो आके, चाइना की बैंड बजा देगा ताइवान। हम कह रहे हैं ताइवान ताइवान, लेकिन हम ये भूल रहे हैं कि ताइवान मिलिटरीली शायद उतना आगे ना हो, बट टेक्नोलॉजिकली वो बहुत आगे है, और उससे ही वो बैंड बजा देगा अकेले। मोबाइल रॉकेट लॉन्चर्स हो गए, अंडरग्राउंड बंकर्स हो गए, सब ताइवान ने बना रखे हैं। ताइवान को पता था कि जो चाइना इतना बोलता रहता है ना कि हम हमला कर देंगे, हमला कर देंगे, उसको पता है कि उससे कैसे निपटना है। सबकी स्ट्रैटेजी उनके पास जो है वो तैयार है, राइट। और गोल यही है कि बस चाइनीज शिप्स को सिंक करते रहो, जो भी चाइनीज है मैक्सिमम डैमेज करो, खुद ही साले भाग जाएंगे, ठीक है, औकात नहीं होगी। और इतना नुकसान होगा, इतना नुकसान होगा। चाइना, यूक्रेन वॉर 3.5 साल चल रहा है, अगर चाइना ताइवान को युद्ध हो जाता है इनकेस 10-12 साल चलेगा, और तब भी ताइवान चाइना के हाथ में आएगा नहीं है, कुछ कह नहीं सकते। और 10-12 साल तो बहुत हो गया आज के ज़माने में, जहाँ युद्ध 4-4 दिन में ख़त्म हो रहे हैं आजकल। वेपन प्रोडक्शन, ताइवान बहुत तेज़ी से वेपन्स बना सकता है, आप समझ रहे हैं, वॉरशिप, मिसाइल्स, ड्रोन्स, इन सबको टेक्नोलॉजी पता है भाई, अमेरिका का इन्वेस्टमेंट है। ये नई जनरेशन जो है अमेरिका पढ़ पढ़ के वापस आई है, डिफेंस इंजीनियर्स है सबके सब, ठीक है। तो देन उसके बाद जापान और ताइवान अगर आगे तो डेडली कॉम्बिनेशन है, भयानक कॉम्बिनेशन है। जापान की भी हेल्प ले सकता है, और साउथ कोरिया हो गया, जापान हो गया, फिलीपींस हो गया, इंडोनेशिया हो गया, ये जितने भी नेशंस हैं ये ताइवान की मदद करेंगे, क्योंकि इनको पता है कि अगर चाइना जो है वो ताइवान के ऊपर हमला करेगा तो अगला हमला हमारे ऊपर होगा। ये सब चिढ़ते हैं चाइना से, क्योंकि चाइना दादागिरी झाड़ता है, और जापान तो बोल ही चुका है कि भाई तुम बस आगे बढ़ो, ठीक है, आगे बढ़ के आओ, बस थोड़ा सा बढ़ो आगे, है ना। अब हम खुद वेपन्स बना रहे हैं, हमको किसी की, जापान है, जापान, ठीक है, वो सोया हुआ राक्षस जिसको बोलते हैं, तो हो सकता है ताइवान जो है वो जापान की मदद ले ले, हो सकता है, क्या होगा ही। और फिर अमेरिकन क्या ठन गोपाल, अमेरिका जितना दिखाता उतना है थोड़ी ना, वो तो अच्छी बात है भाई, कोई आगे से आ रहा है और बोल रहा है कि हम जो आप अपनी इकोनॉमी पे फोकस करिए, आप पैसा ऐसा कम, ये वही बात है कि तुम बस पढ़ाई करो बेटा, पैसे की चिंता मत करो, है ना, तुम बस पढ़ाई करो जाके, पैसा मैं देख लूंगा, वो बात है। तो अमेरिका वही बाप है, उसने बोला तो बेटा तू बस आगे बढ़ता जा, तू इकोनॉमी पे देख, बाकी हथियार है, डिफेंस है, वो सब मैं देख लूंगा। अब सबको पता है कि भाई जब घर का लड़का पढ़ता है और जब वो कुछ बन के आएगा तो पिताजी और पूरे परिवार का ख्याल रखेगा, तो वही अमेरिका के साथ हो रहा है। ये सब जितने भी देश हैं सबसे ज़्यादा इसमें अमेरिका को ही फायदा होता है। तो एसिमेट्रिक वॉरफेयर होना इसमें नेशनल रेजिस्टेंस जो है, जिसमें सिविलियन की डिफेंस ट्रेनिंग, ताइवान में तो क्लॉज भी है जैसे इजराइल में कि हर सिविलियन वहाँ पे और हाँ एक और चीज़ मैं बताना चाहता हूँ, हर सिविलियन मतलब उसको ट्रेनिंग करना पड़ेगा, कंस्क्रिप्शन जो है मैंडेटरी है। लेकिन एक और चीज़ मैं आपको बताता हूँ कि बहुत सारे इंडियंस जो है, मेरे बहुत सारे दोस्त जो है वो ताइवान में पीएचडी कर रहे हैं। पूरी दुनिया के काफ़ी लोग ताइवान में हैं, ठीक है, वहाँ की यूनिवर्सिटीज़ नंबर 1 A1 यूनिवर्सिटीज़ है, राइट। तो ये चीज़ है। एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट, न्यूक्लियर वेपन्स, वेरी सेंसिटिव इशू है, बट येस ताइवान ने न्यूक्लियर वेपन 1970s और 80s में एक्सप्लोर किया है। अमेरिका ने ताइवान को बोला महाराज रुक जाइए। एक्चुअली जब अमेरिका क्लोज जाने लगा ताइवान के चाइना के 1972 में, तब ताइवान ने बोला भैया ये पागल आदमी है, ये लोग कुछ भी कर देंगे, जैसे डोनाल्ड ट्रंप अभी बोल रहा है। तो ताइवान ने बोला अभी बताते हैं, चार साल के अंदर अंदर न्यूक्लियर बॉम्ब बना लेंगे हम। ताइवान ने शुरू कर दिया। तब अमेरिका के हाथ पाँव फूल गए, रुको 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 भाई, ले लो 1979 में हम एक रिलेशन एक्ट कर देते हैं। तो ताइवान वो तब का ताइवान था, ये अब का ताइवान है। 4 दिन नहीं लगे उसको न्यूक्लियर बॉम्ब बनाने में, समझ रहे हो।
तो सीक्रेटली ताइवान ये भी काम कर सकता है, बहुत सारे देश कर सकते हैं ऐसा काम। तो मुझे लगता है कि अमेरिका को थोड़ा सा देख समझ के चीज़ें करनी चाहिए, क्योंकि जैसी पिक्चर दिख रही है वैसी है नहीं। बाकी आप बताइए आपको क्या लगता है। खुश रहिए, पढ़ते रहिए। दिस इज सिद्धांत अग्निहोत्री साइनिंग ऑफ। हमारे शानदार कोर्स को अवेल करें। थैंक यू सो मच।